गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अपन देख रहे थे 10th क्लास के लिए कवि सेनापति के कवित्व जो हैं जिसमें ऋतु वर्णन किया गया है उनके द्वारा। सभी प्रकार की ऋतुओं का बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक चित्रण किया है कवि सेनापति ने, उसको अपन देख रहे थे। तो कंटिन्यू करते हैं उसको। अपन देख चुके थे किस प्रकार से प्रारंभ में वसंत ऋतु जो है उसको ऋतुराज के रूप में कवि ने चित्रित किया था। ठीक है, उसके बाद में अपने ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु को श्लेष के माध्यम से कवि ने किस प्रकार से चित्रित किया था। दोनों अर्थ निकल रहे थे। पहले अपन ने निकाला था उसका ग्रीष्म ऋतु का अर्थ और फिर अपन ने निकाला था शीत ऋतु वर्षा ऋतु का अर्थ। तो एक श्लेष के माध्यम से कवि ने उसमें उसको चित्रित किया था। अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपन, कौन कौन सी ऋतुओं का वर्णन किया गया है। आज अपन देखेंगे कि उनके द्वारा श्रावण मास में किस प्रकार से वर्षा ऋतु जब आती है, बादल उमड़ घुमड़ करके आते हैं तो क्या कुछ होता है, क्या कुछ उसमें सौंदर्य देखने को मिलता है, उसका मनोहारी चित्रण है। उसके बाद में शीत ऋतु का भी बहुत ही स्वाभाविक चित्रण जो हो कवि को देखने को मिलता है। तो अपन उसको कंटिन्यू करें उससे पहले आज जो अपन देखने वाले हैं उसके एक बार आप ये कृष्ण जो शब्द है उनका सरलार्थ एक बार नोट कर लें। आप देखो, दामिनी बिजली, सूरचाप, इंद्रधनुष, श्याम, काली, झमक, वर्षा की बूंदें, घोर, भयंकर, घनघोर, बादल का गर्जन, कलापी, मोर, कल, मधुर, कूजत, बोलता, जित तित, इधर उधर, शीकर, जल की बूंदें, समीर, वायु, तरसावन, व्याकुल करना, विरह जुर, वियोग रूपी ज्वर या विरह वेदना, मदन, कामदेव या इच्छा जागृत करने वाला कामदेव, सरसावन, उत्पन्न करने वाला, सलील, जल, शीत, ठंड, कोप, क्रोध, दल, सेना, निवल, निर्बल, अनल, अग्नि, सूर्य, सियराय, ठंडा हो जाना, हिम, बर्फ, भोल, भवन, कोनन, कोनू में, धूम, धुआं, नैन बहे, आंसू बह रहे, भीत, डरा हुआ, पसारी, फैलाकर, पानी, हाथ, पाउक, आग। देखो, मैंने बताया आपको कि सेनापति की शीत ऋतु जो ऋतु वर्णन जो है वो अपन देख रहे थे। बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वाभाविक चित्रण अपन देख चुके थे। उसके बाद में कवि ने दो ऋतुओं का एक साथ वर्णन किया था, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। दोनों का ही श्लेष अलंकार के माध्यम से दो अर्थ निकल रहे थे उनके, तो उसको अपन देख चुके थे। अब अपन उसको कंटिन्यू करते हैं, कौन सी ऋतु का क्या वर्णन कर रहे हैं कवि। देखो, अब कवि कहते हैं कि दामिनी दमक, सूरचाप की चमक, श्याम घटा की झमक, अति घोर घन घोर है, कोकिला कैलापी कल कुजत है जित तित, सीकर ते शीतल समीर की झकोर है, सेनापति आवन कहो है मन भावन सु, लागो तर सावन विरह जुर जोरते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लग्यो है बर सावन सलील चहूं ओरते। कि श्रावण मास में जिस प्रकार से घनघोर घटाएं जो है वो उमड़ घुमड़ करके आती हैं और मंद शीतल वायु जो है वो प्रवाहित होने लगती है, चारों ओर कोयल और मोर की मधुर ध्वनि जो है वो गुंजायमान होती है। तो एक सखी जो हो दूसरी सखी से उसका वर्णन कर रही है, अपनी सखी से वर्णन कर रही है उसका, कि किस प्रकार से ये जो श्रावण का जो महीना आया है ना, इसने मेरे अंदर इच्छाएं जो हो जागृत कर दी हैं। चारों तरफ जो वातावरण है बहुत ही मनमोहक वातावरण है चारों तरफ, और मनमोहक वातावरण है। और इस प्रकार के वातावरण में मेरे प्रिय ने मुझे आने का संदेश दिया है, मेरे पास में आने का संदेश दिया है। और आज
इस प्रकार का जो मनमोहक वातावरण बना हुआ है, इससे कामदेव जो है ना वो इच्छाएं जो हो मेरी क्या कर रहा है, जागृत कर रहा है। तो किस प्रकार उसकी विरह वेदना जो हो बढ़ जाती है। तो बहुत ही मनोहारी और बहुत ही मनमोहक जो चित्रण जो है वो इसमें किया गया है श्रावण मास में वर्षा ऋतु का। देखो क्या कह रहे हैं कवि, एक एक शब्द को अच्छी तरह से, एक एक लाइन को सरलता से, सहजता से समझने का प्रयास करें। बहुत अच्छी तरीके से अर्थ समझ में आएगा, कोई क्लिष्ट नहीं है, समझ में आएगा अच्छी तरीके से। देखो क्या कह रहे हैं कवि, दामिनी दमक कि अब श्रावण मास में जो घनघोर घटाएं उमड़ घुमड़ करके आ रही है ना, तो जब आकाश है, आकाश में क्या दिखाई दे रही है, आकाश में घटाएं छाई हुई है, बादल छाए हुए, उनमें बिजलियां जो हो क्या हो रही हैं, चमक रही है। दामिनी दमक, बादलों में जो घटाएं छाई हुई हैं, काली काली घटाएं छाई हुई हैं, उसमें बिजलियां जो हो वो क्या कर रही हैं, चमक रही है, उनका सौंदर्य बिखरा हुआ है। सूर्य चाप की चमक, और चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं ना, तो इंद्रधनुष के 7 रंगों का, इंद्रधनुष के जो 7 रंग हैं वो चमकते हुए क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। सूर्य चाप की चमक, इंद्रधनुष की जो चमक है वो चारों तरफ क्या होती है, दिखाई देती है। श्याम घटा की झमक, और काली काली बादल की घटाएं जो है वो आई छा रही हैं, काली काली घटाएं जो है वो क्या है, छाई हुई हैं। और झमक अति, देखो ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया है, झमक अति कि बूंदों की झम झम की आवाज जो हो क्या हो रही है, सुनाई दे रही है। आकाश में घटाएं छाई हुई हैं, देखो दृश्य किस प्रकार से मनोहारी दृश्य कवि चित्रित कर रहा है इसमें श्रावण मास में, कि आकाश में काली घटाएं छाई हुई हैं, उसमें बिजलियों की जो चमक है वो क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। और चारों तरफ रह करके इंद्रधनुषी रंग जो है, इंद्रधनुष अपने सतरंगी सौंदर्य जो है वो क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। और श्याम घटा की झमक, और काली काली घटाओं में से धीरे धीरे छम छम की आवाजें आ रही हैं, बूंदे जो हो वो क्या हो रही हैं, गिर रही हैं। अति घोर घनघोर और भयंकर बादलों की जो गर्जना है वो चारों ओर क्या हो रही है, सुनाई दे रही है। तो श्रावण मास में इस प्रकार का मनोहारी जो दृश्य है वो बना हुआ है। बिजलियां चमक रही हैं, इंद्रधनुषी सतरंगी जो रंग है वो चारों तरफ अपने सौंदर्य को बिखेर रहे हैं, और घनघोर घटाएं छा करके आ रही हैं, और उनमें छम छम की बूंदे जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, गिर रही हैं। ध्वन्यात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया गया कवि के द्वारा। कोकिला कलापी कल कूजत है जित इधर उधर हर जगह सर्वत्र कोयल और मयूर का मधुर ध्वनि जो है वो सुनाई दे रही है। उनकी मधुर ध्वनि जो है वो कानों में क्या हो रही है, सुनाई दे रही है। जहां तहां यहां वहां कोयल जो है उसकी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, मयूर जो है वो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और उनकी मधुर ध्वनि चारों ओर वातावरण को गुंजायमान कर रही है। सीकर से शीतल समीर की झकोर है। और किस प्रकार का मनोहारी वातावरण बना हुआ है, कवि कहते हैं कैसे, देखो सीकर ते शीतल की शीतल वायु बह रही है। सीकरते मतलब बूंदे जो है ना, बूंदों के कारण, वर्षा की बूंदों के कारण, वर्षा की बूंदों से क्या होकर के मिल करके ठंडी और शीतल वायु जो हो क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। झकोर, उसके झोंके चल रहे हैं। वर्षा की बूंदों से मिलकर के ठंडी शीतल वायु के क्या चल रहे हैं, झोंके चल रहे हैं। और सेनापति आवन कहो है मन भावन सु, अर्थात मेरे प्रिय ने आने का संदेश दिया है। मेरी प्रिय एक सखी कह रही है अपनी सखी से कि हे सखी, आज इस प्रकार के मनोहारी वातावरण में, इस मनमोहक वातावरण में मेरे प्रिय ने आने का क्या दिया है, संदेश दिया है। और सेनापति आवन कहो है मन भावन सु, कि मन भावन ने अर्थात मेरे प्रिय ने आने का मुझे संदेश दिया है। लाग्यो है तरसावन विरह जुर जोरते। आज इस प्रकार के जो वातावरण बना हुआ है, मनोहारी जो वातावरण बना हुआ है, इससे मेरे जो कामदेव है अर्थात विरह वेदना जो है, विरह वेदना रूपी ज्वर जो है वो क्या हो गया है, जागृत हो गया है। अर्थात प्रिय से मिलने की जो इच्छाएं हैं वो मेरी तीव्र हो गई हैं। प्रिय से मिलने की जो मेरी इच्छाएं हैं वो क्या हो गई हैं, तीव्र हो गई हैं। मेरे अंदर विरह वेदना रूपी ज्वर जो हो क्या हो गया है, जागृत हो गया है। अर्थात विरह वेदना मेरी क्या हो गई है, तीव्र हो गई है। इस प्रकार के मनोहारी वातावरण में, हाँ, लागो तरसावन विरह जुर जोरते, विरह रूपी ज्वर जो है वो मेरे को क्या करने लगा है, तरसाने लगा है। अर्थात प्रिय से मिलने की जो मेरी इच्छाएं हैं वो तीव्र हो गई हैं, जागृत हो गई हैं। आयो सखी सावन मदन सर सावन कि हे सखी, ये श्रावण मास जो है ना,
ये श्रावण जो मास है, श्रावण का जो महीना है, इसने मेरे अंदर इच्छाएं जो हो क्या कर दी हैं, जागृत कर दी हैं। प्रिय मिलने की इच्छाएं जो हो वो क्या कर दी हैं, जागृत कर दी हैं। लाग्यो है बरसावन सलील चहु ओर ते, और ये चारों ओर से, ये श्रावण का जो महीना है चारों ओर से वर्षा कर रहा है, चारों ओर जल जो हो बरस रहा है। और इस मनोहारी वातावरण में कि बिजलियां चमक रही हैं, घनघोर बादल गर्जनाएं कर रहे हैं, इंद्रधनुषी सतरंगी रंग जो है वो अपने सौंदर्य को चारों तरफ क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। और इस प्रकार के मनोहारी वातावरण में कोयल जो है वो अपनी मधुर ध्वनि गुंजायमान कर रही है, मयूर अपनी मधुर ध्वनि जिसे संपूर्ण वातावरण को गुंजायमान कर रहे हैं। और मंद मंद वायु शीतल बूंदों से मिलकर के मंद मंद वायु के झोंके जो है वो क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो वातावरण है, इससे मेरे अंदर प्रिय की मिलने की जो इच्छाएं हैं वो क्या हो गई हैं, जागृत हो गई हैं। और ऊपर से प्रिय ने मेरे से मिलने का भी आज क्या किया है, संदेश भेजा है। तो इस कारण से मेरी इच्छाएं और अधिक क्या हो गई हैं, तीव्र हो गई हैं। मेरी विरह वेदना और अधिक क्या हो गई है, बढ़ गई है। चारों तरफ जल जो हो क्या हो रहा है, गिर रहा है, वर्षा हो रही है। तो इस प्रकार से श्रावण मास में किस प्रकार से प्रकृति अपने सौंदर्य को बिखेरती है, किस प्रकार से वर्षा ऋतु आकर के एक नायिका के हृदय में प्रिय से मिलने की इच्छाएं किस प्रकार से जागृत हो जाती हैं, उसकी विरह वेदना किस प्रकार से जागृत हो जाती है, इसका बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही मनोहारी चित्रण जो कवि ने इसमें किया है। ठीक है, सहजता से सरलता से आपके समझ में आएगा, कोई किसी प्रकार से कोई क्लिष्ट नहीं है इसमें। वर्षा के एक तो इसमें ध्वन्यात्मक शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। देखो, दमक, चमक, झमक, ये शब्द जो है वो ध्वन्यात्मक शब्द हैं, तो उनका प्रयोग किया गया है। घनघोर, इस प्रकार से ध्वनि सौंदर्य को प्रकट किया गया है। और इसमें वर्षा के दृश्य का बहुत ही सुखद संयोजन देखने को मिलता है, यह आप कर सकते हो। कोकिला, कलापी, कलकुंज आदि में अनुप्रास अलंकार है, वो आप कर सकते हो। विरह जुर में रूपक अलंकार है, ये आप कर सकते हो। वियोग श्रृंगार रस है ही। बाकी जो सामान्य जो विशेष जो मैंने बताए थे वो सभी इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें इतना इस प्रकार से देखो। आगे कभी जिस ऋतु का वर्णन कर रहा है वो शीत ऋतु है, और शीत ऋतु में किस प्रकार से क्या कुछ परिवर्तन होता है, क्या कुछ हमें सहन करना होता है, किस प्रकार से प्रकृति का वातावरण हो जाता है, किस प्रकार से सूर्य की जो तो अग्नि है, ताप है, वो कमजोर पड़ जाता है। सभी जो है वो अग्नि के नजदीक जाने का प्रयास करते हैं। और गर्मी जो है, कभी इतना स्वाभाविक चित्रण कर रहा है, गर्मी जो है वो ऐसा लग रहा है, कभी कहते हैं कि जैसे घर के कोनों में जाकर क्या हो गई है, छिप गई है। तो किस प्रकार से शीत ऋतु आने पर क्या कुछ परिवर्तन होता है, उसका बहुत ही स्वाभाविक मैं कहूंगा, बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही मनोहारी चित्रण जो हो कवि के द्वारा देखने को मिलता है। देखो, शीत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं कवि, क्या कह रहे हैं। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ो दल, शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ो दल, निबल अनल गयो सूर्य सिराय के, हिम के समीर ते ही बरस्यो विषम तीर, रही है गरम भून कोनन में जाय के, धूम नैन बहे लोग आगिन पर गिरी रहे, हिय सु लगाए रहे नैन सु लगाए के, मानो भीत जानी महाशीत है पसारी पानी, छतियां की छाह राखो पाऊ के छिपाए के। बहुत ही सुंदर शीत ऋतु का वर्णन कवि के द्वारा देखने को मिलता है। क्लिष्ट शब्दों के जो सरलार्थ है वो मैंने आपको नोट करवाई दिए हैं, तो एक बार इसको देखो किस प्रकार से शीत ऋतु का स्वाभाविक चित्रण कवि के द्वारा हो रहा है कि शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ो दल, कि शीत ऋतु ने अपने दल के सहित क्रुद्ध होकर के, क्या होकर के, क्रुद्ध होकर के शीत ऋतु ने अपने दल सहित चढ़ाई कर दी है, अपनी सेना सहित क्या कर दी है, चढ़ाई कर दी है। क्रुद्ध होकर के शीत ऋतु ने अपने दल सहित, सेना सहित चढ़ाई कर दी है। निबल अनल, और उसकी इस प्रकार की चढ़ाई को देख करके, उसके क्रोध को देख करके अनल जो है, अग्नि जो है वो भी क्या पड़ गई है, निर्बल पड़ गई है। अग्नि जो है वो भी क्या पड़ गई है, निबल अनल, अग्नि निर्बल पड़ गई है। गयो सूर्य सियराय के, और सूर्य जो है ना वो भी शीतल हो गया है, उसने भी अपनी तपन को क्या कर दिया है, कम पड़ गया कर दिया है, या उसकी तपन भी क्या हो गई है, कम पड़ गई है। किसके कारण से, शीत ऋतु की दल के कारण से, उसकी सेना सहित उसने चढ़ाई कर दी है क्रुद्ध अवस्था में। कौन सी अवस्था में, क्रोधित होकर के उसने सेना सहित क्या कर दी है, चढ़ाई कर दी है। उसका परिणाम क्या निकला, उसका परिणाम ये निकला कि अग्नि जो है ना वो निर्बल पड़ गई है। और यहां तक कि अग्नि तो क्या, सूर्य जो है,
सूर्य की तपन जो है वो भी क्या पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है, वो भी शीतल हो गया है, सूर्य भी शीतल हो गया है। हिम के सबीर ते ही बरसे विषम तीर, और चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही हैं। चारों तरफ क्या चल रही हैं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, और वो जो बर्फीली हवाएं है ना, वही जैसे क्या है, उसके तीर हैं, उसकी सेना जो हो तीर क्या कर रही है, बरसा रही है। वो जो बर्फीली जो हवा है ना, वो तेई बरसे विषम तीर, वही उसके क्या है, तीर है। वह जो बर्फीली हवाएं चल रही है वही उसकी सेना के बरसाए गए क्या है, तीर हैं। तीर बरसा रही है वो किसके रूप में, बर्फीली हवा के रूप में। सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ इसमें कंप्लीट, संपूर्ण पद्य में, संपूर्ण कविता में। हिम के समीर ते ही बरसे विषम तीर, रही है भवन भो, रही है गर्म भोन कोनन में जाए के। और गर्मी तो ऐसे लग रहा है, गर्मी तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो क्या हो गई है, वह घर के कोनों में जाकर के छिप गई है। भय के कारण गर्मी जो है वो घर के कोनों में जाकर क्या हो गई है, छिप गई है। रही है गर्म भोन कोनन में जाए के, घर के कोनों में जाकर के क्या हो गई है, छिप गई है। बहुत स्वाभाविक चित्रण हुआ है। धूम नैन बहे, और चारों तरफ अलाव जला रखे हैं, अग्नि के क्या कर रहे, अग्नि जला रखी है, और अग्नि से जो धुआं उठ रही है ना, अग्नि से लोग चारों तरफ अग्नि जला करके उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, अग्नि से तपन कर रहे हैं, और अग्नि से जो धुआं उठ रही है उससे लोगों के नेत्रों से जलधारा बह रही है। धूम नैन बहे, धुआं जो है वो क्या कर रही है, उनसे नैन बह रहे हैं, उनसे जलधारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। लोग आग पर गिरे रहे, ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग जो है ना वो अग्नि पर क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, अग्नि पर गिर रहे हैं। किस से बचने के लिए, शीत ऋतु से बचने के लिए, उसके बाणों से, बर्फीले बाणों से क्या करने के लिए, बचने के लिए लोग आग पर गिरे रहे, कि ऐसा लग रहा है जैसे लोग जो हो अग्नि पर क्या कर हो रहे हैं, गिर रहे हैं। ये सु लगाई रहे नेक सु लगाए के, और जैसे ही अग्नि थोड़ी सी भी सुलगती है ना तो उसे अपने हृदय से क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, अपने हृदय को तपन दे रहे हैं, अपने हृदय को क्या दे रहे हैं, तपन दे रहे हैं। थोड़ी सी भी अग्नि क्या होती है, प्रज्वलित हो जाती है, तो अपने हृदय से उसे तपन देने लगते हैं। मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, छतियों की छाह रहे पावक छिपाए के। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है, ऐसा लग रहा है कि भीत जानी महाशीत ते, कि भयंकर शीत ऋतु से भयभीत होकर के, अग्नि जो है ना, पावक जो है वो भयंकर शीत ऋतु से क्या हो गई है, भयभीत हो गई है, और उसको भय को दूर करने के लिए लोगों ने अपने हाथों से उसे छुपा रखा है, अपने हाथों से, और छतियों की छाह में, अपने हृदय की छाह में उसे क्या कर रहे हैं, छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे छिपा रहे हैं, उसे ऐसे जैसे अग्नि जो है वो क्या हो गई है, उससे शीत ऋतु से भयभीत हो गई है। और भयभीत होने के कारण जैसे लोग जो है अपने हाथों से उसे ढक रहे हैं, अपने हाथों से उसे छिपा रहे हैं, और अपने हृदय की ओट उसे क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। इस प्रकार का क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि जैसे शीत ऋतु से अग्नि जो हो क्या हो गई है, भयभीत हो गई है, और उसको भय को दूर करने के लिए लोगों ने अपने हाथों की उसे ओट दे रखी है, अपने हृदय की उसे ओट दे रखी है, और उसे छिपाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य वहां पर उपस्थित हो रहा है। तो बहुत ही स्वाभाविक शीत ऋतु का भयानक रस की झलक भी इसमें देखने को मिलती है। भय लग रहा है शीत ऋतु से, भयानक रस की व्यंजना भी देखने को मिलती है, और इसमें चित्रात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ ही है। मानो भीत, मैंने बताया कि उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। सूर्य सिराय बरसे विषम पसारी पानी में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिलती ही है। तो ये इसमें इस प्रकार का इसका साहित्यिक या परिचय या विशेष जो है वो आप इसमें लिख सकते हो। तो ये आपका सेनापति का जो ऋतु वर्णन था, किस प्रकार से उन्होंने वसंत ऋतु का, फिर ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का, और उसके बाद में श्रावण मास में जो ऋतु परिवर्तन होता है उसका, और अंत में शीत ऋतु का बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही सुंदर चित्रण देखने को इसमें मिलता है। तो ये सेनापति का जो आपका अध्याय था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपके, बहुत सहजता से, सरलता से। एक बार आप गहनता से, तन्मयता से यदि आप उसको देख लेंगे वीडियो को, तो फिर कभी इस सरलार्थ को आप भूलोगे ही नहीं। ठीक है ना। अब देखिए, मैंने बताया था कि पाठ के अंत में अपन जो पाठ्य पुस्तक की जो प्रश्न है
उनके ऊपर एक बार दृष्टि डालते हैं कि क्या कुछ पूछा गया है पाठ्य पुस्तक में। उसके बाद में मैं कुछ प्रश्न बताऊंगा आपको, वो आपको अपने अपने करना है आंसर शीट में। देखो क्या कुछ प्रश्न बताए गए हैं इसमें, उसके एक बार आंसर देखो आप। कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है? स्वाभाविक है, पहले ही वर्णन आया है इसमें कि बसंत ऋतु को कवि ने क्या बताया है? ऋतुराज की, कि ऋतुराज जो हो सेना के साथ क्या हो रहा है, उसको राजा के रूप में चित्रित किया है कवि ने, ठीक है ना। सूर्यचाप का अर्थ यहां पर क्या है? इंद्रधनुष है। सूर्यचाप का जो अर्थ है इंद्रधनुष। वर्षा ऋतु, श्रावण मास में जो वर्षा ऋतु का चित्रण किया है कवि ने, उसमें अपन ने उसमें देखा है। कविता में बंदीजन किसे कहा गया है? बंदीजन, कोयल को बंदीजन कहा है कि राजा जब आते हैं ना, तो जैसे राजा जब पहले होते थे तो चाण भाट वगैरह उनका क्या करते थे? यशोगान करते थे, यशोगान करते थे चाण भाट वगैरह। तो उसी प्रकार से यहां पर बंदीजन जो हो किसके रूप में चित्रित किया है? कोयल के रूप में चित्रित किया है। ऋतु वर्णन में ऋतुराज किसे कहा गया है? दोबारा वही हो गया, ऋतुराज किसे कहा है? बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा है। निबल अनल से क्या तात्पर्य है? कि शीत ऋतु जो होती है ना, शीत ऋतु जब अपनी सेना सहित चढ़ाई करती है, क्रोधित होकर के, क्रुद्ध होकर के सेना सहित चढ़ाई करती है ना, तो अग्नि जो है वो भी क्या हो जाती है? निर्बल पड़ जाती है। इसमें चतुरंगी दल से सेनापति का क्या तात्पर्य है? चतुरंगिणी सेना, सेना के 4 दल माने जाते हैं। कौन कौन से? पैदल सेना, घुड़सेना, रथ सेना और हाथी सेना। ये इस प्रकार से 4 सेना के अंग माने गए हैं, तो उसका चतुरंगिणी सेना के रूप में चित्रित किया है यहाँ पर। और चतुरंगिणी सेना किसको बताया है कवि के द्वारा? कि श्रावण मास उसमें बसंत ऋतु में जब अलग अलग पौधों पर या अलग अलग पेड़ों पर रंग बिरंगे क्या हो जाते हैं? फूल खिल जाते हैं ना, फूल खिल जाते हैं, तो उनको ही एक चतुरंगिणी सेना के रूप में क्या किया गया? कवि ने यहाँ पर चित्रित किया है। श्रावण के माह में कामदेव नायिका को परेशान कैसे कर रहा है? बहुत ही स्वाभाविक चित्रण हुआ है कवि के द्वारा इसमें। श्रावण मास में जब बिजलियां जो हो चमकने लग जाती हैं, घनघोर बादलों की भयंकर गर्जना जो हो क्या होती है? सुनाई देने लगती है, और मंद मंद वायु जो हो क्या होती है? शीतल ठंडी वायु जो हो प्रवाहित होने लगती है। कोयल की मधुर ध्वनि और मयूर की मधुर ध्वनि चारों तरफ वातावरण को गुंजायमान करती है। मंद वायु, शीतल वायु के झोंके जो हो चलने लगते हैं। तो इस प्रकार के मनोहारी वातावरण में नायिका कहती है कि प्रिय मिलने की जो इच्छाएं हैं वो क्या हो गई हैं? जागृत हो गई हैं, और विरह वेदना मेरी और अधिक क्या हो गई है? तीव्र हो गई है। ये सब बातें। ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो गई है? ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा जो है ना, सभी ये चाहते हैं, हवा तो गर्म हो गई है, जलाने लगी है, इस प्रकार की हो गई है, और बादलों की ओट में रहना चाहते हैं सभी लोग, बादलों की छांव में सभी लोग रहना चाहते हैं। सभी इच्छा जाहिर करते हैं कि बादलों की छाया हो और उससे उस गर्मी से, भीषण गर्मी से उन्हें क्या मिल सके? निजात मिल सके। तो इस प्रकार की उनकी इच्छाएं हैं। सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों है? देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये। सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्या है, क्यों है? इसके लिए अपन स्वाभाविक रूप से अपन ये बता सकते हैं कि जितने भी कवि, वैसे तो देखो रीतिकाल में जितने भी कवि हुए हैं वो श्रृंगार प्रिय हुए कवि हुए हैं। श्रृंगार को उन्होंने अपने विषय का क्या बनाया? अपना काव्य का विषय बनाया, ठीक है ना। पर श्रृंगार को विषय तो बनाया, पर उनके काव्य में भी प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है। बहुत से रीतिकाल के बहुत से कवि हैं कि उनके काव्य में भी प्रकृति चित्रण मिलता है, पर उनका जो काव्य है उसमें प्रकृति चित्रण जो किया गया है वो उद्दीपन रूप में किया गया है। उद्दीपन रूप में कैसे? समझने का प्रयास करो। उद्दीपन रूप में कि जैसे नायक और नायिका, नायक और जिसके मतलब रस के विभाव हैं, ये रस के विभाव है क्या? कि जैसे नायिका को देख करके नायक के हृदय में प्रेम जो हो क्या होता है? जागृत होता है। तो नायक जिसके हृदय में रस जागृत होता है उसको अपन बोलते हैं आश्रय। जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं उसको बोलते हैं आश्रय, और जिसको देख करके भाव जागृत होते हैं उनको बोलते हैं आलंबन। उसको क्या बोला जाता है? आलंबन। कि नायिका को देख करके नायक के हृदय में प्रेम भाव जो हो क्या हुए? जागृत हुए। आलंबन को देख करके आश्रय के हृदय में प्रेम भाव जो हो क्या हुए? जागृत हुए। फिर वहां का जो वातावरण है ना, उस प्रेम भाव जो जागृत हुआ है उसको और अधिक क्या करता है? उद्दीप्त करता है, उसे और अधिक प्रज्वलित करता है।
तो प्रकृति वर्णन इस प्रकार से चित्रित किया है अन्य कवियों के द्वारा कि नायक के हृदय में जो प्रेम भाव जागृत हुआ, नायिका को देख करके उसके हृदय में जो प्रेम भाव जागृत हुआ, वो प्रकृति के मनोहारी दृश्यों को देख करके उसके हृदय में जो प्रेम भाव जागृत हुआ वो और अधिक क्या हो जाता है, उद्दीप्त हो जाता है। तो वहां वो प्रज्वलित करने का काम करती है, प्रेम भाव को और अधिक उद्दीप्त करने का काम करती है उनके काव्य में, अन्य कवियों के काव्य में प्रकृति चित्रण इस प्रकार से किया गया है। पर यहां सेनापति के काव्य में आलम प्रकृति को ही आलम्बन बना दिया गया, प्रकृति को ही क्या बना दिया गया, आलम्बन बना दिया गया, अर्थात प्रकृति को ही विषय बना दिया गया। प्रकृति एक उद्दीपन रूप में नहीं बल्कि प्रकृति को ही विषय बना दिया गया, प्रकृति को लेकर के ही काव्य का क्या किया गया, वर्णन, काव्य चित्रण किया गया। तो ये अन्य कवियों से इन्हें अलग बनाती है। बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है इसमें प्रकृति का कि अन्य कवियों से ये इनका प्रकृति चित्रण जो है ना वो अलग हो जाता है। समझ रहे हो ना कि अन्य कवियों में प्रकृति को उद्दीपन रूप में चित्रित किया है पर इन्होंने प्रकृति को आलम्बन रूप में चित्रित किया है, अर्थात प्रकृति को लेकर के ही काव्य रचना की है। अन्य कवियों ने उसको एक उद्दीपन रूप में चित्रित किया है, ठीक है ना। तो ये एक विशेषता इनके काव्य में देखने को मिलती है और बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही सुंदर चित्रण जो है इनके प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है। कहीं कोई बनावटीपन देखने को नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि जैसे प्रत्यक्ष हम अपनी आंखों से उस प्रकृति को निहार रहे हैं। इस प्रकार का मनोहारी और बहुत ही स्वाभाविक चित्रण जो हो देखने को मिलता है। तो इसलिए उनका जो प्रकृति चित्रण है वो अन्य कवियों से अलग है। ये बातें पठित काव्यांश के आधार पर शीत ऋतु का वर्णन कीजिए। शीत ऋतु का भी अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है ना। तो वो जो मेरा सरलार्थ है उसको देख करके आप उसका आंसर दे सकते हो। बसंत ऋतु के सौंदर्य पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। बसंत ऋतु, इससे पहले प्रारंभ में ही अपन ने बसंत ऋतु को ऋतुराज के रूप में क्या किया है, चित्रित किया है। ऋतुराज के एक राजा के रूप में, किसी राजा आता है तो किस प्रकार से क्या उसके साथ चतुर्ंगिणी सेनाएं होती हैं, बंदी जन जो हो उसका क्या करते हैं, यशोगान करते हैं, गुणगान करते हैं। तो एक राजा के रूप में बसंत ऋतु को चित्रित किया है। पहला जो कविता है उसमें इसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये सब आपका पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न थे वो आपके कंप्लीट हुए। अब आपको कुछ प्रश्न इसमें से करने हैं, वो एक बार आप नोट कर लो। कौन कौन से प्रश्न आप करोगे इसमें, नोट करें। सेनापति का ऋतु वर्णन, सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा है। अभी अभी मैंने बताया अनूठा है, क्यों, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। दूसरा देखें, ऋतु वर्णन पाठ से, ऋतु वर्णन पाठ से संकलित छंदों के आधार पर, संकलित छंदों के आधार पर इसमें किए गए ऋतु वर्णन का सविस्तार परिचय दीजिए। इसमें किए गए ऋतु वर्णन का सविस्तार परिचय दीजिए। सभी का संक्षिप्त सारांश जो है वो इसमें आपको लिखना है। आगे लिखो, ऋतु वर्णन पाठ के आधार पर, ऋतु वर्णन पाठ के आधार पर कवि सेनापति के प्रकृति वर्णन, प्रकृति वर्णन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उसका भाव पक्ष भी लिखना है आपको इसमें, उसका कला पक्ष भी, दोनों चित्रित करने हैं उसके काव्य की विशेषताएं, प्रकृति वर्णन की विशेषताएं। अगला लिखो, सेनापति का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय दीजिए। इसमें आप उनको व्यक्तित्व और कर्तृत्व दोनों लिखेंगे। सेनापति का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय दीजिए, ये आपको प्रश्न करने हैं। साथ ही एक व्याख्या आपको करनी है। व्याख्या कौन सी करनी है, नोट करें आप। एक व्याख्या करनी है, बरन बरन तरु फूले उपवन बन, बरन बरन तरु फूले उपवन बन, फूले उपवन बन से लेकर के आवत बसंत ऋतुराज कहिए तू है, आवत बसंत ऋतुराज कहिए तू है, इसकी आप सप्रसंग ससंदर्भ व्याख्या करेंगे, ठीक है ना। ये आपका सेनापति का जो अध्याय था आज कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में भेजें, जिससे उनको भी इसका सही तरीके से लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।